राधे राधे दोस्तों। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज की हमारी जो कहानी है वह भी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रात तकरीबन 9 बजे दफ्तर से लौटने के बाद रमेश बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर ना जाने कब से यहाँ भटक रही है और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी वह यहाँ से नहीं जा रही। उसके साथ उसका एक बच्चा भी है। रमेश जी ने गार्ड की बातों को सुन बेहद अचरज से उस महिला को अपने नज़दीक बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है? कपकपाती हाथों से महिला ने बिना कुछ ज़्यादा बोले रमेश जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर मध्यम आवाज में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ। तत्काल ही आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला रमेश जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रमेश जी ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद बेहद गंभीर व शांत हो गए। उसके बाद वे मैली कुचैली साड़ी पहनी कभी उस महिला की तरफ अपनी आंखें फेरते तो कभी उस चिट्ठी की तरफ। कुछ देर तक बेहद गहरी चिंता में रमेश बाबू मनन करते रहे। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुंची थी। आप कब से मेरा इंतजार कर रही हैं? क्या आपने कुछ खाया है? रमेश जी ने महिला से जानना चाहा। इसके उत्तर में महिला कुछ बोल न सकी, बस उनको लगातार एकटक देखती रही। रमेश जी ने उसी क्षण अपने सुरक्षाकर्मी को बोल उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने आउट गेस्ट रूम में रहने का इंतजाम करवाया और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। उन दोनों के भोजन करते करते रमेश जी फिर अपने मोबाइल फ़ोन से किसी से कुछ बात करते हुए उनके सामने उपस्थित हो गए। महिला ने पुनः उनसे फरियाद करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए और मेरे इकलौते बीमार बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। महिला बोलते बोलते उनके पैरों में गिर पड़ी। अरे माताजी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल बाबू ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। इतने में रात के बेहद खामोश सन्नाटे को चीरती हुई हॉर्न बजाती एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुए। आइए डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है। इसको जरा बेहद गंभीरता से पड़ताल कर इसका इलाज कीजिए, रमेश जी ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना अपना वक्त गंवाए तकरीबन 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर कुछ जांच करने के साथ साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहां खड़े रमेश बाबू के हाथों में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए, अभी देने हैं, और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का रक्त नमूना लेकर जा रहा हूँ। इनकी रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊँगा, डॉक्टर ने रमेश बाबू से कहा और फिर वहाँ से निकल गए। रमेश बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए
उसे तुरंत सारी दवाइयाँ लाने का निर्देश दिया और फिर खुद अपने घर के अंदर जाने के लिए वहाँ से बरामदे की ओर मुड़े। साहब, बस आप मेरे बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। मैं गरीब, कहाँ से दे पाऊंगी इलाज के इतने पैसे? मेरे पास तो रहने खाने के भी पैसे नहीं हैं। महिला गिड़गिड़ाई। माताजी, बस आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें। रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर रमेश बाबू वहां से निकल अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे की तमाम रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर हुए और उसे 1-2 इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयाँ दी। अपने दफ्तर जाने से ठीक पहले रमेश बाबू ने भी बीमार बच्चे के साथ साथ उस महिला का अच्छी तरह से हालचाल पूछा और सबको उन दोनों का बेहतर ख्याल रखने के लिए निर्देशित कर वहां से निकल गए। रमेश बाबू एक निजी दूरसंचार कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत थे। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जांच करते और साथ ही बेहतर ढंग से उसका इलाज भी। रमेश बाबू भी सुबह शाम जब भी उनको समय मिलता उन दोनों की खोज खबर ले लेते। महिला जब भी उनको देखती रोती हुई उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। हालांकि रमेश बाबू उनको बार बार और लगातार ये ना करने के लिए कहते रहते। दिन बीतने के साथ साथ बच्चे का नियमित रूप से बेहतर इलाज होता रहा। साथ ही रहने खाने का भी भरपूर ख्याल रखा जाता। तकरीबन 1 महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया तो महिला रमेश बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम अब वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जीवन भर आपकी और आपके पिता ध्यानचंद जी की एहसानमंद रहूंगी। जब वो महिला अपने बच्चे के साथ वहां से विदा होने लगी तो रमेश बाबू ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े और 2 जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दी और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि इसे उन्हें ही दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा था। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगातार अनगिनत दुआएं देती वहां से चली गई। ठीक दूसरे दिन अपने गांव पहुंचकर ध्यानचंद जी को वह चिट्ठी देते हुए महिला उनसे रमेश जी की बहुत तारीफ करने लगी। बाबा, आपका बेटा तो देवता है, देवता। कितना ख्याल रखा हमारा। ऐसा बेटा किस्मत वालों को ही नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सलामत रखे। ध्यानचंद जी उस चिट्ठी को पढ़कर दंग रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी आपसे मिला हूँ, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बचपन से ही मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा। मैं उनके प्यार से महरूम रहा हूँ, लेकिन मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने पिताजी ने मुझे कुछ करने के लिए आदेश दिया है। आप कृपया इनसे कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इस माता जी के द्वारा जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूँगा। आपका अपना रमेश शर्मा। कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद ध्यानचंद जी का सिर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान पवित्र आत्मा के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम थीं ही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राधे राधे। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। राधे राधे।